नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं कि हमेशा हर दांव दुश्मन को चित नहीं कर सकता। जिस तरह ईडी लगातार, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवा कुमार का मामला हो, वे लोग प्रेशर में आए या नहीं वो तो दूसरी बात है। लेकिन जिस तरह राज्य के निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह के घर भाजपा की एजेंसी ने छापेमारी की। छापेमारी गुड़गांव में हुई, लखनऊ में हुई, मुंबई में हुई। जो जो ठिकाने थे सीपी सिंह के, छत्रपाल सिंह के, तमाम जगह छापेमारी हुई और वहाँ से बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ, बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। हालांकि सूचीबद्ध तो अभी तक ये क्लियर नहीं किया एजेंसी ने कि उनके पास से क्या क्या सामान मिला है। लेकिन जो राजनीति होती है, राजनीति चूंकि ये बताया गया है कि राजनीति शाम दाम दंड भेद की होती है, निशाना कहीं होता है और सादा कहीं जाता है। ऐसा ही एक मामला जो सीपी सिंह का हुआ है। चूंकि सीपी सिंह का ये जो छापेमारी है, इसके बहाने से कहीं ना कहीं बीजेपी मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरने के प्रयास में थी कि छत्रपाल सिंह की घेरबंदी होगी। चूंकि अब छत्रपाल सिंह रिटायर है और चूंकि नौकरशाह हमेशा उसके होते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है, जिससे लाभ ना हो उसे त्याग देते हैं। जब घेराबंदी होगी, ये माना गया, ये बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना भी है, क्योंकि बड़े बड़े विश्लेषकों का मामला है, विश्लेषकों का ये कहना भी है कि जैसे जैसे छत्रपाल सिंह पर शिकंजा कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं एजेंसी ये कहलवाने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी। क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी और मायावती के कहने पे तमाम स्मारक भी बनाए गए थे। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि सीधे मायावती को टारगेट ना करके राज्य के निर्माण निगम के एक एमडी को टारगेट किया है। चूँकि इसी तरह आम आदमी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री और जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी टारगेट दिल्ली से नहीं किया गया। तेलंगाना में जो एक शराब का नेक्सस था, उससे पकड़ा जाता है और उनसे कहलवाया जाता है। वो आरोप लगाते हैं कि ऐसे-ऐसे ये लोग सब शामिल थे। तो कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में एजेंसी ने किया है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसमें मायावती को घेरने की तैयारी है। लेकिन अब चुनाव करीब है और मायावती इसलिए नाराज भी है कि कहीं न कहीं छत्रपाल के बहाने वो बीजेपी बसपा में निशाना साध रही है। उसके पीछे की वजह ये थी कि बीजेपी भले ही राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा पूरी दुनिया में प्रचार-प्रसार कर रही हो, भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन धार्मिक मामले में और जब चुनाव का दौर आएगा उसमें बहुत अंतर है। कहीं न कहीं बीजेपी को ये डर है कि जो इंडिया अलायंस है, अगर इसमें बसपा इंडिया अलायंस के साथ जाती है, तो इसका कहीं न कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, तमाम जो सेना है बीजेपी की, वो सब चुनाव प्रचार में लगी हुई है। एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ये भी सही बात है। पूरी जिस तरह मीडिया का पूरा मीडिया से प्रचार किया जा रहा है परिसर में लेके, ये सही है। लेकिन अंदर-अंदर कहीं न कहीं दर्द ये है कि अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ती है तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और जैसे ही सीपी सिंह की घेराबंदी की तो मायावती नाराज़ हो गई और कहीं न कहीं अब ये माना जा रहा है कि मायावती ने सीट शेयरिंग के मामले में उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा, अपना दल कमेरावादी, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी, मतलब चंद्रशेखर की जो पार्टी है, इन तमाम पार्टियों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और अगर मैं बात करूं 2022 के विधानसभा चुनाव की, चूँकि लोकसभा चुनाव है, लोग तो वही है जो वोट डालते हैं और जिसकी जैसी भावना होती है हो जाता है। अगर मैं बात 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ चूँकि एनडीए को जो वोट परसेंटेज मिला, सरकार बीजेपी ने बनाई पूर्ण बहुमत से, और एनडीए को जो मिला 44% वोट एनडीए को मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में। जब सपा और एलडी की बात करते हैं, चूँकि सपा और एलडी का गठबंधन था, सपा और आरएलडी को यहाँ 36.60% वोट मिला है। मतलब माना जाए तो 8% वोट, मतलब 7.5% वोट कम मिला है सपा गठबंधन को। लेकिन जब हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा को 13% वोट, क्योंकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा बसपा ने, 13% वोट मिला और कांग्रेस को लगभग 3% वोट मिला। और अगर हम देखते हैं, अगर ये तमाम सब मिल जाएं एक साथ, अगर ये मिलते हैं और मिल के चुनाव लड़ते हैं तो पता चलता है कि अगर इंडिया अलायंस की हम बात करें और हम आंकड़ों की बात करें, डाटा की बात करें, तमाम लोग मिल सकते हैं तो कम से कम 60% पे इंडिया अलायंस वोट परसेंटेज पा सकती है।
ऐसा इंडिया अलायंस के नेताओं का अनुमान भी है। ये तो असली स्थिति तब पता चलेगी जब लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब एक्चुअल स्थिति का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है ऐसी विपरीत है बीजेपी के लिए कि बीजेपी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अब अगर मायावती के गठबंधन की हम बात करें और मैं सूत्रों की बात मानूँ तो चूँकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर मैं सूत्रों की बात मानूँ तो बताया गया है कि 30 लोकसभा सीटों पे बसपा चुनाव लड़ेगी, 30 लोकसभा सीटों पे सपा चुनाव लड़ेगी, 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लगभग 8 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, संभवतः नगीना से वो चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट इन्होंने अपना दल कमेरावादी को दी है। क्योंकि जो पल्लवी पटेल है जिसने डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, संभवतः वो चुनाव लड़ेंगी और एक सीट उन्हें दी जाएगी। तो ऐसे करके सीट शेयरिंग का मामला लगभग 2 दिन पहले सब काम कंप्लीट हो गया है। अब ये सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुँचेगी, उसके बाद ये सब सार्वजनिक हो जाएगा। और जिस तरह सपा और बसपा के दोनों सुप्रीमो ने, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे मायावती की बात करें, दोनों ने नसीहत दी है अपने कार्यकर्ताओं कि कोई भी किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करेगा। और जैसे ही 22 जनवरी का निमंत्रण जब जैसे कांग्रेस ने नकार दिया कि वो 22 को नहीं जाएंगे, 22 के बाद में या 22 से पहले जा सकते हैं कांग्रेस के नेता। इसी तरह जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन्होंने भी लगभग 22 तारीख को वहाँ जाना इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी का अपना फेस्टिवल है और बीजेपी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पे प्रोग्राम हो रहा है और ये धार्मिक प्रोग्राम है, इसलिए वो बाद में जाएंगे। तो अब चूंकि रणनीति चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव के महाभारत की रणभेरी बज चुकी है, तमाम छत्र मैदान में है और सब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा। हम आपको 2024 की हर एक्टिविटी से अवगत कराएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बेहतर लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।